तो इस चैप्टर में हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, वो हमारी समझ में आ गया है। और वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? वो तीन चीजें हैं आर्किटेक्चर, पेंटिंग और म्यूजिक। पहले पेंटिंग और म्यूजिक तो हमें पता है क्या होता है। पेंटिंग मतलब अलग अलग तरीके के पेंटिंग्स करना। वो हो सकता है कि स्केचेस बनाना हो, या हो सकता है कि दीवारों पे पेंटिंग करना हो, बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनाना हो। प्लीज मेक श्योर नॉट टू स्टार्ट योर वीडियोस, प्लीज स्टॉप योर वीडियोस, डू नॉट स्टार्ट योर वीडियोस। आई एक्सपेक्ट that none of you is going to start the videos even by mistake. ऑल राइट। सो पेंटिंग तो हमें मालूम है क्या होता है, और म्यूजिक भी हमें मालूम है क्या होता है। गीत संगीत की दुनिया को हम म्यूजिक कहते हैं। लेकिन आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर जो है ये आप लोगों के लिए एक नए शब्द की तरह हो सकता है कि आर्किटेक्चर आखिर क्या है, आर्किटेक्चर से क्या मतलब है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है बिल्डिंग्स को बनाने का तरीका। राइट, ये सोचना कि बिल्डिंग्स कैसे बनी है, बिल्डिंग्स का मैप बनाना, अलग अलग डिजाइन्स में बिल्डिंग बनाना, और फिर उन बिल्डिंग्स को प्रॉपरली स्ट्रक्चर बना करके खड़ा कर देना। यानी एक तो है पेपर पे बिल्डिंग का मैप बनाना, और फिर है उस मैप को ध्यान में रखते हुए एक्चुअल में बिल्डिंग खड़ी कर देना, एक्चुअल में बिल्डिंग बना देना। उसको कहा जाता है आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर का मतलब होता है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स इज नोन एज आर्किटेक्चर। अब हुआ क्या कि हमने जितना समय अभी तक पढ़ के हम आए हैं, ठीक है, जितना समय हम अभी तक पढ़ के आए हैं, हमने लगभग मेडिवल हिस्ट्री को पूरा कवर कर लिया है। हमने 800 से स्टार्ट किया था, लगभग लगभग 800 से स्टार्ट किया था, और हमने 1700 तक की सारी कहानी को पढ़ लिया है। हमने 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो वहां तक की कहानी को हम पढ़ चुके हैं कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और औरंगजेब की डेथ के बाद चीजें काफी खराब होने लगती हैं, और फिर ब्रिटिशर्स की एंट्री हल्के हल्के करके होना शुरू हो जाती है। ब्रिटिशर्स ने, अभी तक हमने पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने हल्के हल्के कुछ जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज खोल ली हैं, मगर अभी उन्होंने कब्जा करना शुरू नहीं किया है। कब्जा करने की शुरुआत वो लगभग 1757 से करेंगे। तो ये जो 1700 तक का सफर था, 800 से शुरू हुआ और 1700 तक जो ये सफर चला, इसको हमने मेडिवल हिस्ट्री का नाम दिया, जिसमें हमने अलग अलग किंगडम्स के बारे में पढ़ा। आपको अगर याद होगा, जो मैंने आपको शुरुआती क्लास पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको अलग अलग किंगडम्स के बारे में पढ़ाया था। उसमें हमने चोलास, चीरास, पांड्यास, इन लोगों के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोग अपनी बुक खोल करके वापस पेज कुछ पेज नंबर 140 पे जा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अपनी बुक्स हैं और आप लोग पेज नंबर 140 पे जा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि हमने किन किन किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। हमने गुर्जर प्रतिहार्स के बारे में पढ़ा था, पाल्स के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रकूट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ा था कि कन्नौज को लेकर के इनकी लड़ाई बहुत समय तक चलती रही थी। फिर हमने पढ़ा था कालचुरीस के बारे में, चंडेलास के बारे में, चौहान्स के बारे में, गढ़वाल्स के बारे में, हिंदू शाहीस के बारे में। और इसके अलावा फिर साउथ इंडिया में हमने चोलाज एम्पायर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि राजेंद्र चोला, राजराज चोला, ये वगैरह, ये लोग क्या थे। और हमने देखा था कि बहुत लंबे समय तक अलग अलग भगवानों की उपासना करने वाले बहुत सारे रूलर्स, बहुत सारे किंग्स रहे थे। और हमने ये भी इन चैप्टर्स में पढ़ा था कि किन किन भगवानों की उपासना कौन कौन से राजा किया करते थे। इसके अलावा फिर हम जब आगे बढ़े, तो हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई जब मोहम्मद गौरी ने इंडिया के ऊपर हमला किया, पृथ्वीराज चौहान को हराया, और हराने के बाद दिल्ली में अपनी सल्तनत की शुरुआत करी, और हल्के हल्के करके दिल्ली सल्तनत को फैलाते चले गए। फिर मोहम्मद गौरी वापस चले गए जहां से आए थे वहां, और यहाँ पर अपने गुलाम को, अपने स्लेव को ये सारी सल्तनत दे करके चले गए, जिनका नाम था जिनका नाम था ममलूक डायनेस्टी। की शुरुआत किन्होंने करी थी? मेरे ध्यान से निकल रहे नाम, बताइए आप लोग। ममलूक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत किसने करी थी? एनी आंसर्स? राइट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करी थी ममलूक डायनेस्टी की शुरुआत। वेरी गुड। सो आलिफा, अयान, आद्या एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु रेज्ड देयर हैंड्स, आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट यू आर लिसनिंग टू मी वेरी प्रॉपर्ली, एंड आल्सो दैट यू रिमेंबर कि किसने शुरुआत करी थी। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी। मोहम्मद गौरी वापस चले गए, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई। और फिर हमने देखा कि स्लेव डायनेस्टी जब बनी, तो बहुत सारे जो पहले से मंदिर बने हुए थे, उनको अलग अलग बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि स्लेव डायनेस्टी के बाद कई सारी और डायनेस्टीज के बारे में हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था। अगर हम जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश करें, तो हमने पढ़ा था ममलूक डायनेस्टी यानी स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में, और नसरुद्दीन महमूद और बलबन के बारे में, जो बाद में उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा था। फिर हमने खलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जिसमें जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं।
फिर हमने तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत हमने डिटेल में पढ़ा था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक का भी काफी नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के समय पर लोग काफी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद हमने सैयद डायनेस्टी पढ़ा। सैयद डायनेस्टी के बारे में बहुत ज्यादा आपको बताया ही नहीं गया था। और उसके बाद हमने एंड में लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, और लोधी डायनेस्टी के जो आखिरी राजा थे यानी इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया, और बाबर के हराने के बाद बाबर ने अपनी मुगल सल्तनत की शुरुआत कर दी, और यहां से मुगल सल्तनत की शुरुआत हो गई। तो अब जो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई कि हमने 800 से लेकर के, यानी लगभग 9th सेंचुरी या 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक, जो हमने पूरा ये पिछले 4 चैप्टर्स में जो सफर तय किया है, जो हमने इतना सब कुछ इन राजाओं के बारे में पढ़ा है, इनका आर्किटेक्चर पे क्या असर पड़ा था? इनका बहुत असर आर्किटेक्चर पर भी पड़ा था। जिस तरह की बिल्डिंग्स इन राजाओं के दौर में बनाई गई, वो बिल्डिंग्स एक दूसरे से काफी अलग थी, काफी वैरायटी थी उन बिल्डिंग्स में। उसके बारे में हमने पढ़ा। ज्येष्ठ बेटा, आपका हैंड अभी रेज हुआ है, क्या आपको कुछ पूछना है मुझसे? अगर पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जूम चैट पर। ऑल राइट, पहले मैं मैसेजेस देख लूं आप लोगों के, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सो मैसेज चैट बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं। ओके, ऑल राइट तान्या, ठीक है। आप जो कह रही हैं वो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा, ठीक है। ओके, जो आप परमिशन जिस चीज की मांग रही हैं वो परमिशन मैं दे रहा हूं, और मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा। ऑल राइट, सो 800 से लेकर के 1700 के बीच में हमने देखा कि कई सारे राजाओं का रूल रहा। बहुत सारे हिंदू रूलर्स का रूल रहा, हिंदू राजाओं का रूल रहा, जो कि अलग अलग भगवानों की उपासना किया करते थे, अलग अलग भगवानों के उपासक थे। फिर हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, जहां से मुस्लिम रूल शुरू हो गया, और मुस्लिम किंग्स इंडिया में आ गए। तो वो बाहर से आए थे, कोई कोई टर्की से आया था, तो कोई ईरान से आया था, तो कोई अफगानिस्तान से आया था। तो अपने अपने एरियाज में जो आर्किटेक्चर होता था, अपने अपने एरियाज में जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता था, उनके यहाँ जो डिजाइन इस्तेमाल किए जाते थे, वो डिजाइन वो अपने साथ लेकर के आए। उन डिजाइन को बनाने वाले डिजाइनर्स को अपने साथ लेकर के आए, और इंडिया में जो बिल्डिंग्स बनाई गई, फिर वो एक परफेक्ट फ्यूजन बन गया। वो एक फ्यूजन बन गया, फ्यूजन कहते हैं मिक्सचर को। एक मिक्सचर बन गया ईरानी आर्किटेक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर का, या अफगानी आर्किटेक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर का। तो ये जो, या टर्किश आर्किटेक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर का, तो ये जो फ्यूजन का समय शुरू हुआ, वो शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होने के बाद, यानी इंडिया में मुस्लिम रूलर्स के आ जाने के बाद। लेकिन उससे पहले जो इंडिया में आर्किटेक्चर हो रहा था, वो आमतौर पर मंदिरों का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, यानी टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। वो सब कुछ क्या था उसके बारे में हम अभी बातचीत करेंगे। पहले तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि 800 से लेकर के 1700 सेंचुरी तक अलग अलग राजाओं ने, जो जिन जिन राजाओं ने रूल किया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स बनवाई, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाया, बहुत बड़े बड़े मंदिर और मस्जिद और मकबरे वगैरह बनवाए। सवाल ये आता है कि मकबरे, मस्जिद, मंदिर, ये राजा क्यों बनवाया करते थे? तो इसका जवाब आपको इसमें दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन, यहां से मैं पढ़ रहा हूं, यहां से इस पॉइंट से मैं शुरू कर रहा हूं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स वॉज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स, बट ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ इंपीरियल पावर। यानी कि इन सारी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन सिर्फ आर्ट और खूबसूरती के बारे में नहीं था। एस्थेटिक्स कहा जाता है खूबसूरती को। तो सिर्फ आर्ट और खूबसूरती के बारे में नहीं था, बल्कि राजाओं की पावर दिखाने का एक तरीका था कि मैं जितना पावरफुल हूं उतनी बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा, या मैं जितना पावरफुल हूं उतना बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। तो अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए आमतौर पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाया करते थे। जैसे अब ऐसा क्यों करते थे? वो इसलिए ताकि हिस्ट्री में उनको याद रखा जाए। अब इसका एक एग्जाम्पल हम अपने रामपुर में ले लेते हैं। रामपुर में अगर रजा लाइब्रेरी नहीं बनी हुई होती, अगर ये रामपुर का किला बना हुआ नहीं होता, तो शायद हमको पता भी नहीं होता कि रामपुर में कभी नवाबों का रूल रहा था। लेकिन क्योंकि रामपुर में रजा लाइब्रेरी बनी हुई है, जो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी है, यानी सरकारी लाइब्रेरी है, तो जब क्योंकि रजा लाइब्रेरी बनी हुई है, किला बना हुआ है, कोठी खास बाग बना हुआ है, जहाँ पे कोठियां बनी, कोठी नवाबों की कोठी रहने की जगह बनी हुई है, और इस तरीके के कई सारे मकबरे जो रामपुर में बने हुए हैं, तो उन मकबरों को, उन किलों को, उस रजा लाइब्रेरी को और कोठी खास बाग को देख करके हमारी समझ में आता है रामपुर की हिस्ट्री में अभी तक नवाबों की याद जिंदा है। वरना नवाबों ने अगर कुछ बनवाया नहीं होता, तो नवाबों की याद शायद हमारी सोच से मिट चुकी होती। शायद रामपुर की हिस्ट्री में उनका नाम उन पन्नों में लिखा हुआ होता जिन पन्नों को पलट के कोई कभी देखता भी नहीं।
लेकिन अब क्योंकि रजा लाइब्रेरी का जिक्र हमेशा होता है, क्योंकि रामपुर के किले का जिक्र हमेशा होता है, इसीलिए जब भी रजा लाइब्रेरी का जिक्र होता है हमेशा नवाबों का नाम लिया जाता है कि इसको कंस्ट्रक्ट कराने वाले लोग नवाब थे जिन्होंने रामपुर में इस लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन करवाया। तो इससे आप समझ गए होंगे कि आमतौर पर बड़े बड़े राजा महाराजा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन क्यों करवाते थे। सेकेंड पार्ट, जो राजा महाराजा, ये इस पैराग्राफ को इन जहां जहां पे ब्लू हुआ हुआ है इन पूरी पूरी लाइंस को मैं पढ़ रहा हूं। सेकंड रीजन, द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कैपिटल सिटीज एंड पैट्रोनेज। पैट्रोनेज कहा जाता है जब कोई राजा किसी आर्टिस्ट को, किसी डिजाइनर को, किसी आर्किटेक्ट को सरपरस्ती देता हो। सरपरस्ती मतलब उसको प्रोटेक्शन देता हो और उसको पैसे से मदद करता हो, फाइनेंशियल सपोर्ट देता हो। आमतौर पे राजा क्या करते थे कि जिन राजाओं को आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट होता था वो बड़े बड़े डिजाइनर्स को अपने यहाँ बुला लिया करते थे, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को अपने यहाँ बुला लिया करते थे और कहा करते थे कि देखो पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारे घर के सारे खर्चे मैं पूरे करवाऊंगा, तुम्हारे घर में तुम्हारी जो भी जरूरियात हैं, जो भी जरूरत की चीजें वो सारी चीजें होंगी, तुम्हें पैसे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम पैसे से माला माल कर दिए जाओगे, लेकिन तुम्हें ऐसी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करना है कि जो हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाए। क्योंकि ताजमहल आज दुनिया में याद किया जाता है तो ताजमहल के साथ शाहजहां का नाम भी याद किया जाता है। तो शाहजहां इस चीज में कामयाब हो गए कहीं ना कहीं कि उन्होंने आर्टिस्ट्स को बुलाया, डिजाइनर्स को बुलाया, आर्किटेक्ट्स को बुलाया और बुला करके कहा कि ऐसा ऐसा मकबरा बनाओ मेरी वाइफ की याद में कि जिसको दुनिया हमेशा याद रखे। तो इसकी वजह से शाहजहां को भी याद किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि इन लोगों का नाम ऊंचा होता है, ये लोग फेमस हो जाते हैं, इन लोगों को इज्जत और सम्मान दुनिया में मिलता है। और वही बात यहाँ पे कही गई है, द ब्यूटिफिकेशन ऑफ कैपिटल सिटीज, यानी जो राजाओं का कैपिटल सिटी होता था, मेन कैपिटल होती थी, उसका ब्यूटिफिकेशन करना, उसकी खूबसूरती निखारना, एंड पैट्रोनेज गिवन टू कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी एक्टिविटीज, और साथ ही साथ में संरक्षण देना, सरपरस्ती करना किन किन चीजों की, कल्चर की, आर्ट की और पढ़ाई लिखाई की चीजों की। उससे क्या होता था इन दी सिटीज, इन शहरों में, इट ब्रॉड फेम टू द रूलर्स एंड देयर किंगडम्स, उससे रूलर यानी राजा और राजा के राज्य को फेम मिलता है, पॉपुलैरिटी मिलती है, फेमस हो जाते हैं उनके शहर के। भाई उस राजा के शहर में तो जबरदस्त डांसर्स, जबरदस्त म्यूजिशियंस और जबरदस्त आर्किटेक्ट्स मिलते हैं। Grand monuments were regarded as testimonies to the power and wealth of emperors। और तीसरी बात क्या है कि जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बने हुए होते हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि ये किंग कितना पावरफुल और कितना अमीर होगा, इसके पास कितनी दौलत होगी कि इसने इतना बड़ा महल बनवाया या इसने इतनी बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया, और कितना पावरफुल होगा कि इसका कितना यश होगा कि दूर दूर तक जो है इसके नाम के चर्चे होते होंगे कि भाई इस इंसान के पास इतनी पावर थी कि दुनिया के बेहतरीन आर्किटेक्ट्स को इसने अपने आप बुलाया और इतनी बेहतरीन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया। तो अब आप लोगों के 3 पॉइंट्स तो समझ में आ गए होंगे कि आमतौर पे राजा महाराजा जो ये बनवाते थे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स, ये क्यों बनवाते थे। साथ ही साथ में एक और भी चीज थी जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब फिलहाल ये समझते हैं कि मॉन्यूमेंट्स को डिवाइड कैसे किया गया है। मॉन्यूमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स और एक होते हैं सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स। रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स का मतलब है जिनका धर्म, ऐसे ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनका धर्म से लेना देना हो, जैसे मंदिर, मस्जिद, मकबरे वगैरह। मकबरा क्या होता है, मकबरा होता है जहां पे किसी की कब्र बनी हुई होती है, उसे मकबरा कहा जाता है। वो बिल्डिंग जिसके अंदर किसी की कब्र होती है उसको मकबरा कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गए वो जो कि धर्म के पर्पस से, धार्मिक रीजंस की वजह से। अंशिका आपकी वीडियो ऑन हो चुकी है। ये तो वो हो गया कि धार्मिक रीजंस की वजह से मॉन्यूमेंट्स जो बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स। इसके अलावा दूसरे मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिसको कहा जाता है सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स। सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है, सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है ऐसी बिल्डिंग्स जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जैसे किले, फोर्ट। अब फोर्ट राजा क्यों बनवाता था, फोर्ट राजा इबादत करने के लिए या पूजा अर्चना करने के लिए नहीं बनवाता था, बल्कि किलों का निर्माण इसलिए करवाया जाता था ताकि किले के अंदर रहने वाले लोग सेफ रहें, सोल्जर्स को और आर्मी को वहां पे सेफली रखा जा सके ताकि जब जरूरत हो तो किले के बाहर निकल के हमला किया जा सके, या दुश्मन सेना जब हमला करे तो किले के गेट्स को बंद कर दिया जाए और ऊपर किले की दीवारों के ऊपर चढ़ के वहां से बंदूकों से हमला किया जा सके दुश्मन सेना के ऊपर। तो इसलिए बनाए जाते थे किले। पैलेसेस यानी महल, महल होते थे राजा के अपने रहने के लिए।
गार्डन्स, तो हम सबको पता है गार्डन्स किनको कहा जाता है। गेटवेज, गेटवे का मतलब होता है बड़े बड़े गेट बनवाना, शहर के अंदर एंट्री के लिए बड़े बड़े गेट्स बनवाना, जैसे रामपुर में शाहबाद गेट, नवाब गेट और इस तरीके के बहुत सारे गेट्स बने हुए हैं। आज तो खैर अब तो नए तरीके के बनवा दिए, जो हमारे एमएलए थे उन्होंने, वरना रामपुर में बहुत पुराने नवाब के जमाने के गेट्स बने हुए थे, शाहबाद गेट और नवाब गेट। और वो शहर में एंट्री लेने के लिए गेट्स होते थे। उस गेट के थ्रू ही शहर में आप एंटर हो सकते थे, और वहां पे हमेशा गार्ड्स और सैनिक हुआ करते थे, जो कि आपको परमिशन मिलने पर ही एंट्री दिया करते थे। और साथ ही साथ में कैपिटल सिटीज, राजाओं की जो अपनी कैपिटल सिटीज होती थी, जहां पे उनकी कैपिटल बनी हुई होती थी, जाहिर सी बात है जहां पे राजा खुद रह रहा है, जो उसका खुद का शहर है, उस शहर को तो बहुत निखारेगा। तो वहां पे एक से एक बेहतरीन बिल्डिंग्स बनवाई जाती थी। तो इस तरीके की बिल्डिंग्स को सेक्युलर बिल्डिंग्स कहा जाता है, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि मॉन्यूमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक होता है रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, एक होता है सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स। दूसरा, यूजेज के आधार पे भी मॉन्यूमेंट्स को डिवाइड किया जाता है। अब हो सकता है आपसे जब एमसीक्यू दिए जाए आपको, तो पूछ लिया जाए कि यूज के आधार पर मॉन्यूमेंट्स को किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जबकि आपके बुक में वो साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो यूज के आधार पर मॉन्यूमेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है फॉर प्राइवेट यूज, सेकंड है फॉर पब्लिक यूज। जैसे राजा का अपना महल, राजा का अपना किला, या राजा की अपनी लाइब्रेरी, या राजा के अपनी जो पर्सनल यूज की चीजें, अपना बाग यानी अपना गार्डन, ये राजा के प्राइवेट यूज के लिए है, इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पब्लिक यूज की चीजें कौन सी होती थी, जैसे पब्लिक के लिए कोई पार्क खुलवा दिया, या पब्लिक के लिए मस्जिद बनवा दी, मंदिर बनवा दिया, जहां पे पब्लिक जा सकती है, सब लोग जा सकते हैं और वहां पे पूजा अर्चना और इबादत कर सकते हैं। इसके अलावा कुएं बनवा दिए, कुएं समझते हैं आप, वेल्स, वेल्स बनवा दिए। या फिर रास्ते में पहले लोग ट्रैवल बहुत किया करते थे, तो सराइज बनाए जाते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ये वर्ड सराय, सराय कहा जाता था गेस्ट हाउस उसको, जहाँ पे लोग जो लोग ट्रैवलर्स होते थे, जब रात हो जाती थी तो ट्रैवलर्स उस सराय में रुक जाया करते थे। और आमतौर पे उस सराय जो जो भी बनाए जाते थे वो राजा की तरफ से होते थे, उसमें कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता था रुकने के लिए। जैसे आजकल अगर हम किसी होटल में जाके रुकना चाहें, अगर ट्रैवल कर रहे हैं, दूर दूर रास्ते पर ट्रैवल कर रहे हैं, और हम अगर थक गए और किसी होटल में रुकना चाहें, तो हमें पैसे देना पड़ेंगे। लेकिन पहले जो सराय बने हुए होते थे उसमें कोई भी पैसे नहीं देना पड़ते थे। तो चलिए, अब हम, मैंने आपको तीन चीजें बता दी हैं अभी तक, तीन कारण बताए कि किस वजह से राजा महाराजा कंस्ट्रक्शन करवाते थे मॉन्यूमेंट्स का। और मैंने दो चीजें ये बताई कि पहला, कि मॉन्यूमेंट्स को डिवाइड करने का पहला तरीका यह है कि उनको रिलीजियस और सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स के आधार पे बांटा जाता है, और दूसरा यह है कि प्राइवेट और पर्सनल यूज के आधार पे, वो पर्सनल यूज और पब्लिक यूज के आधार पे बांटा जाता है। ठीक है, अब आप लोग ओके, किसी का कुछ मैसेज आया हुआ है, मैसेज देख लेते हैं। शगुन इज सेइंग सर, शेरशाह किल द टाइगर विद बेयर हैंड्स और विद तलवार। शेरशाह ने तलवार, इसके ऊपर बहुत सारी शगुन, बहुत सारा कंफ्यूजन है। कुछ किताबों में लिखा हुआ है शेरशाह ने हाथ से मार दिया था, और आपकी बुक में भी शेरशाह किल्ड द टाइगर विद बेयर हैंड्स लिखा हुआ है। बल्कि कुछ जगहों पर ऐसा लिखा है कि उसने स्वॉर्ड से यानी तलवार से मारा था। कुल मिला के बात यह है कि उसने मार दिया था, इस वजह से उसका नाम शेरशाह पड़ गया कि उसने शेर को मार दिया था। फिलहाल सवाल जो है वो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ चल रहा है, हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं आर्किटेक्चर की, यानी बिल्डिंग्स की बात करते हैं। और बिल्डिंग्स में रिलीजियस आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर्स की, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा कि कौन कौन से रूलर्स, चौहान, गढ़वालीज, इन सारे रूलर्स के बारे में हमने पढ़ा। तो या चोलास, चीरास, पांड्यास, ये सारे लोग जो थे, ये टेम्पल्स, क्योंकि ये सारे लोग किसी ना किसी भगवान की उपासना करते थे, इसीलिए वो टेम्पल्स बनवाया करते थे। अब एक बात बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि मंदिर का मतलब, पुराने जमाने में मंदिर का मतलब सिर्फ मंदिर नहीं होता था। मंदिर का मतलब होता था एक ऐसी जगह जहां पे भगवान की उपासना तो कर ही जा सकती है, साथ ही साथ में वहां पे डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन भी किया जाता था। साथ ही साथ में वहां पे बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया जाता था, या बड़ों को पढ़ाने का काम भी किया जाता था। यानी संस्कृत भाषा में जितने स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, उन स्क्रिप्चर्स को, रामायण, महाभारत, वेदों को, शास्त्रों को पढ़ने का और पढ़ाने का, यानी पठन पाठन की क्रिया की जाती थी। और साथ ही साथ में जो भी बड़े बड़े रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे, वो सारे फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन उन मंदिरों में किया जाता था। यानी कि मंदिर पहले छोटे नहीं होते थे, मंदिर बहुत बड़े बड़े साइज के हुआ करते थे, क्योंकि मंदिर के अंदर ही
सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी। म्यूजिक और डांस से मेरा मतलब है रिलीजियस म्यूजिक यानी भजन, और डांस से मेरा मतलब है रिलीजियस डांस, जो भगवान की भक्ति में उपासना के लिए जो डांसेस किए जाते हैं वो सारे डांस, वो सारी चीजें मंदिर के अंदर हुआ करती थी। यानी मंदिर आमतौर पे बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे। अब मंदिरों की तीन कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है नागर स्टाइल, ठीक है, पहली कैटेगरी है नागर स्टाइल। दूसरी कैटेगरी है आपको यहां मिलेगी, दूसरी कैटेगरी है द्रविड़ स्टाइल। और तीसरी कैटेगरी कैटेगरी है वेसारा स्टाइल। अब कुछ लोग इसको वेसार स्टाइल कहते हैं, कुछ लोग वेसरा स्टाइल कहते हैं, मैं इसको वेसारा स्टाइल कह देता हूं, ठीक है। अब ये तीनों क्या है? नागर स्टाइल का मतलब है जो नॉर्थ इंडिया में मंदिर बनाए गए वो थोड़े से अलग थे साउथ इंडिया में बनाए गए मंदिरों से। तो नागर स्टाइल जो था वो नॉर्थ इंडियन, यानी नॉर्थ इंडिया जहां पे हम लोग रहते हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सारे एरिया एक्चुअल में नॉर्थ इंडिया में काउंट होता है। चाहे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया ले लो या नॉर्थ इंडिया ले लो, ये पूरा एरिया कलेक्टिवली इसको नॉर्थ नॉर्थ इंडिया कह दिया जाता है। तो यहाँ पे जो मंदिर जिस स्टाइल में बनाए जाते थे उसको नागर स्टाइल कहा जाता था, जबकि साउथ इंडिया में जो मंदिर बनाए जाते थे उनको कहा जाता था द्रविड़ स्टाइल। यानी साउथ इंडिया के मंदिर द्रविड़ स्टाइल में बनाए गए और नॉर्थ इंडिया के मंदिर नागर स्टाइल में बनाए गए। लेकिन कुछ ऐसा रीजन है जो मराठास वाला रीजन है, जो कि प्लेटो वाला रीजन है, कर्नाटक और मराठा, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला जो रीजन है, यहाँ पे आमतौर पर, क्योंकि ये बीच में पड़ता है, ये ना तो पूरी तरह नॉर्थ इंडिया में है और ना ही पूरी तरह साउथ इंडिया में है, बल्कि ये जो प्लेटो रीजन है ये अपने आप में डेक्कन रीजन कहलाता है। इसको डेक्कन कहा जाता है, डेक्कन प्लेटो की वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल भी यूज किया गया और साउथ इंडियन स्टाइल भी यूज किया गया मंदिर बनाने के लिए। इसीलिए इस स्टाइल को कहा जाता है वेसार स्टाइल। और वेसारा स्टाइल जो है वो मिक्सचर है नागर स्टाइल का और द्रविड़ स्टाइल का। तो चलिए अब नागर और द्रविड़ स्टाइल के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो क्या क्या थे। अच्छा, यहाँ पे इस पैराग्राफ में जब आप रीडिंग कर रहे होंगे, या आपकी जिम्मेदारी है रीडिंग करने की, जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो आप इन सारे नाम को ध्यान में रखेंगे। कम से कम दो दो नाम अपने दिमाग में रखना कि आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि नागर स्टाइल में बनाए गए मंदिरों के नाम बताइए, कि नहीं दो मंदिरों के, तो कम से कम आपके पास नाम हो, आपके दिमाग में नाम होना चाहिए। ऐसे ही साउथ इंडियन स्टाइल में मंदिर बनाए गए वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। द्रविड़ स्टाइल के मंदिरों के नाम आपको यहाँ पे भी दिए हुए हैं और कुछ नाम आपको यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। ये सारे नामों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे और याद करके रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल में फर्क क्या क्या है या सिमिलैरिटीज क्या क्या है। तो दोनों तरफ लिखे हुए हैं, ये नागर स्टाइल है, ये जो है वो द्रविड़ स्टाइल है। अब क्या है, नागर स्टाइल में गर्भगृह होता था और द्रविड़ स्टाइल में भी गर्भगृह होता है। गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह कहा जाता है उस रूम को जो मंदिर में सबसे अंदर बना हुआ होता है, जिसके अंदर भगवान की मूर्ति रखी हुई होती है। सो द आइडल ऑफ द डेटी, डेटी कहा जाता है भगवान को। सो द आइडल आइडल ऑफ, और आइडल कहा जाता है मूर्ति को। सो द आइडल ऑफ deity was kept in an inner room, the innermost room, and that innermost room of the temple was called as गर्भगृह, ठीक है। सो नागर स्टाइल में भी गर्भगृह मिलता था, यानी नॉर्थ इंडियन स्टाइल में भी गर्भगृह देखने को मिलता है मंदिरों में, और द्रविड़ स्टाइल में जो मंदिर बनाए गए हैं उसमें भी आपको गर्भगृह दिखता है, मिलता है। और वो तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि ये तो समझ में आ ही जाएगा कि जब मंदिर है तो मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति होगी, और भगवान की मूर्ति खुले में नहीं रखी होगी, जाहिर सी बात है वो कहीं अंदर ही किसी अंदर वाले रूम में प्रोटेक्टेड तरीके से रखी गई होगी। दूसरी बात दूसरी क्या खास दोनों में कॉमन क्या था? नागर स्टाइल में भी मंडप या पेविलियन होता था और सदन स्टाइल में भी मंडप होता था। ये मंडप क्या होते हैं? मंडप होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मंदिर सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं होता था। मंदिर जो था वो डांस, म्यूजिक, पढ़ना पढ़ाना, सेलिब्रेशंस करना फेस्टिवल का, इन सारी चीजों के लिए हुआ करता था। सेरेमनीज हुआ करती थी, शादियां हुआ करती थी। तो इस वजह से मंडप जो था आमतौर पे क्या होता था वो आप इधर देख सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे बाहर, मंदिर तो अंदर है, इधर की तरफ है, बाहर की तरफ आप देख रहे हैं ये पिलर्स खड़े हुए हैं। पिलर्स के ऊपर कपड़ा लगा दिया जाता था, या फिर पिलर्स ये ढका हुआ भी होता था हॉल। तो ये बड़ा सा हॉल हो जाया करता था। ये पिलर्स खड़े हुए हैं, ठीक है, पिलर्स के ऊपर कपड़ा लगा दिया और ये टेंट जैसा बन गया और बड़ा सा हॉल हॉल होता था ये। इस हॉल के अंदर
खूब सारा सेलिब्रेशन किया जाता था। इस हॉल के अंदर सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता था, या फिर पढ़ने पढ़ाने का काम जो मैंने आपको बताया, या डांस और म्यूजिक वगैरह जो होता था वो इसमें हुआ करता था, इस हॉल में हुआ करता था। और इस हॉल को कहा जाता था मंडप। और आमतौर पे आप एक और खास बात नोटिस करेंगे कि जितने भी मंदिर हैं वो काफी हाइट पे बने हुए होते थे, है ना। जमीन अगर ये है तो जमीन से काफी ऊंचाई पे बने हुए होते थे, और मंडप्स को भी आमतौर पे ऊंचाई पर ही रखा जाता था। ठीक है। तो यही मंडप्स अगर आप देखेंगे, हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे ये साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ मंदिर है, लेकिन यहाँ पे आपको मंडप देखने को नहीं मिलेगा। कुछ मंदिरों में मंडप भले ही नहीं हो, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर मंदिरों में कॉमनली मंडप पाए जाते थे। अब आ जाता है कि फर्क क्या क्या होता था। देखिए, मंडप्स के बारे में मैंने बात कर ली, गर्भगृह के बारे में बात कर ली, अब आ जाते हैं शिखर के बारे में बात करते हैं। मंदिर में शिखर क्या होता था? देखिए, नागर स्टाइल में होता था शिखर, और साउथ इंडियन स्टाइल में यानी द्रविड़ स्टाइल में उसे कहा जाता था विमानम। ठीक है। सो एक होता था विमानम, एक होता था शिखर। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, आमतौर पे नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जो मंदिर बनाए जाते थे उसमें जो शिखर होते थे वो नीचे से चौड़ा होता था और ऊपर जाते 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 पतला हो जाता था। एक तो ये बात थी। दूसरी ये बात थी कि वो आमतौर पे कोन वाले ही शेप में हुआ करता था। अब अगर हम साउथ इंडियन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो विमानम है, ये बेसिकली है तो साउथ इंडियन स्टाइल में, और ये है भी ऊपर से पतला, कहीं ना कहीं कोनिकल लग रहा है। लेकिन अगर आप और मंदिरों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो आमतौर पे बहुत से मंदिर ऐसे हैं। साउथ इंडिया का एक बहुत फेमस मंदिर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, तमिलनाडु का। वहां पे वो ऊपर से कर्व है। ठीक है, वो पूरा ऐसे करके कर्व बना हुआ है, कर्व। ठीक है। तो वो उसको कहा जाता था विमानम। आमतौर पे जो शिखर होता है वो जैसे बी हाइव शेप्ड, बी हाइव का मतलब होता है जैसे शहद वाली जो मक्खियां होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, मधुमक्खी। सो जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है जो नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते पतला होता चला जाता है, ऐसे ही शिखर होता था कि नीचे से चौड़ा होता था और ऊपर जाते जाते पतला हो जाता था। दूसरी खासियत क्या थी? दूसरी खासियत ये थी कि उसमें कलश जैसा ऊपर रखा हुआ होता था। तो कोई भी मंदिर होगा तो उसमें आपको ऊपर ऐसा लगेगा जैसे सबसे टॉप पे, यानी शिखर के टॉप पर कलश जैसा रखा हुआ होगा। तीसरी चीज, कलश रखा हुआ किस पे होगा? कलश एक डिस्क पे रखा हुआ होगा। अब डिस्क मैं आपको कैसे समझाऊं? चलिए मैं आपको जो है वो सर्च करके दिखाता हूं, स्टोन डिस्क फॉर टेम्पल। ठीक है। अब हम इमेजेस में देख लेते हैं कि स्टोन डिस्क कौन सी होती थी। हाँ ठीक है, मुझे एक पिक्चर मिल गई है। अगर आप लोग स्क्रीन पे आप लोगों को पिक्चर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही होगी, रुकिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैं पहले शेयर स्क्रीन पे जाता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। देखिए, अगर मैं इसको ओपन इन न्यू टैब करूँ तो यहाँ पे जाके देखते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके की डिस्क होती थी। हालांकि ये तो इसमें बीच में आप देखेंगे मोमबत्ती है या दिया जल रहा है, लेकिन पत्थर की डिस्क ऐसी हुआ करती थी जिसके ऊपर कलश रखा जाता था। सो मंदिर के टॉप पे डिस्क रखी होती थी और डिस्क के ऊपर कलश रखा हुआ होता था। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब वापस शेयर स्क्रीन करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, तो इस डिस्क को कहा जाता था अम्लक। ठीक है। इस डिस्क को कहा जाता था अम्लक। अब ये कुछ नाम है जो आप अंडरलाइन कर लेना जब आप बुक रीड कर रहे होंगे। गर्भगृह, कलश और अम्लक। अम्लक क्या होता है? ऐसे ही शिखर। अम्लक मैंने बता दिया, अम्लक कहा जाता है जो पत्थर की बनी हुई डिस्क होती थी। अब विमानम में आमतौर पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि विमानम यानी साउथ इंडिया में जो बने हुए मंदिरों की टॉप होती थी वो आमतौर पे कर्व हुआ करती थी ऊपर से, तो उस पर डिस्क रखने की संभावना नहीं थी। अच्छा, एक और चीज समझते हैं, अब क्या डिफरेंस और था। आमतौर पर नागर स्टाइल में जो मंदिर बनाए जाते थे, आमतौर पर नागर स्टाइल में जो मंदिर बनाए जाते थे उसमें प्रदक्षिणा पथ होता था। अब ये प्रदक्षिणा पथ क्या होता था? जो मैंने आपको बताया कि गर्भगृह होता था, यानी सबसे अंदर वाला रूम जिसमें भगवान की मूर्ति रखी हुई होती थी, उस रूम के बाहर चारों तरफ चलने का रास्ता बना हुआ होता था जिस पे चल के भगवान की परिक्रमा करी जा सकती थी। ठीक है, भगवान की मूर्ति की यानी उस गर्भगृह की परिक्रमा करी जा सकती है।
परिक्रमा करने का मतलब है उसके आसपास राउंड्स लिए जा सकते हैं। तो प्रदक्षिणा पथ आमतौर पे सिर्फ नागर स्टाइल में हमें देखने को मिलता है, साउथ इंडियन स्टाइल यानी द्रविड़ स्टाइल में हमें प्रदक्षिणा पथ देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉमनैलिटीज क्या क्या है, क्या क्या कॉमन है, तो आप बताएंगे कि दोनों में गर्भगृह होता है, दोनों में मंडप होता है। लेकिन अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि नागर स्टाइल में प्रदक्षिणा पथ होता है, जबकि साउथ स्टाइल में प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है आमतौर पर। ऐसा हो सकता है कि एक आध मंदिर में प्रदक्षिणा पथ बना हो साउथ इंडियन स्टाइल में भी, मगर आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, और क्या होता है इसमें? अंतराल्य। अंतराल्य का मतलब समझ लीजिए, फिर आप अपने जो आपके सवाल है उनका जवाब मैं दे दूंगा। पहले इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा। अंतराल्य क्या होता है? देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखना, इस पिक्चर को, ठीक है, ये वाली पिक्चर। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इस पिक्चर को, तो ये तो बाहर बना हुआ हॉल है, ठीक है। और यहां पे अगर जाएंगे तो ये अंदर जो बना हुआ है ये पूरा ये मंदिर है, और मंदिर के अंदर जाकर के गर्भगृह बना हुआ होगा, अंदर वाला रूम जो है वो गर्भगृह होगा। अब अगर आप बाहर बैठे हुए हैं मंडप में, तो आप भगवान की मूर्ति नहीं देख सकते। भगवान को अगर आप मूर्ति देखना चाहते हैं तो दर्शन नहीं कर सकते। अब इसी वजह से बीच में, अगर आप ये देख पा रहे हैं गेट जैसा बना हुआ है, कि बीच में जो है, ये बीच में एक अंतराल बनाया जाता था। अंतराल मतलब बीच का गैप, मंडप के अंदर और मंदिर के बाहर, ये वो गैप होता था जहां से आप भगवान को देख सकते हैं। मान लीजिए भगवान की मूर्ति आप देख सकते हैं, मान लीजिए किसी भी कारण से अगर आप अंदर नहीं जा सकते, तो आप बाहर से अगर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो अंतरालय में खड़े होकर के आप भगवान को, भगवान की मूर्ति को आप देख सकते हैं। तो ये आमतौर पर हमें देखने को मिलता है नागर स्टाइल में। साउथ इंडियन स्टाइल में हमें अंतरालय देखने को नहीं मिलते हैं। अब इसका एक लास्ट पॉइंट और बचा है कि साउथ इंडियन स्टाइल में क्या एक्स्ट्रा चीज होती है। साउथ इंडियन स्टाइल में एक एक्स्ट्रा चीज होती है गोपुरम। गोपुरम क्या होता है? गोपुरम का मतलब होता है बड़ा सा पिरामिड की तरह गेटवे, यानी एक बड़ा सा गेट बना हुआ होता था, जो पिरामिड की तरह होता था, यानी ऊपर से नैरो होता चला जाता था, जो आमतौर पे मंदिरों में एंट्री लेने के लिए बड़ा सा गेट होता था। चलिए आइए इस पिक्चर को देखते हैं। अब इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये तो मेन मंदिर बना हुआ है, ठीक है, ये मेन मंदिर बना हुआ है, और ये जो है ये है गोपुरम। गोपुरम का मतलब ये वो गेट है जहां से आप मंदिर में एंट्री लेंगे, यानी इस गेट को पार करते हुए अंदर जाएंगे और फिर आप मंदिर में जाकर के एंट्री लेंगे। आमतौर पे आप चाहें तो अपनी समझ के लिए गोपुरम की बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे फोटोज आपको देखने को मिलेंगे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं गोपुरम इन साउथ इंडियन टेम्पल्स, तो आपको बहुत सारे फोटोज देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि गोपुरम क्या होते थे। गोपुरम सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन टेम्पल्स में होते थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए इन विच टाइप ऑफ टेम्पल्स वर द गोपुरम फाउंड, तो आप उसमें बताएंगे गोपुरम्स वर फाउंड इन द्रविडियन टेम्पल्स, द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, एंड नॉट इन नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, बात आपकी समझ में आई। अब आते हैं विसार स्टाइल को समझते हैं। विसार स्टाइल क्या था? विसार, जैसे मैंने आपको बताया, विसारा मतलब हाइब्रिड स्टाइल था। हाइब्रिड का मतलब है जो दोनों का मिक्सचर हो, यानी नागर और द्रविड़ की दोनों चीजों की, जो दोनों मंदिरों की जो बेस्ट बेस्ट चीजें थी वो उठा ली, और उठाने के बाद उसको अपने टेम्पल की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया। उसको कहा जाता था हाइब्रिड स्टाइल या विसार स्टाइल। ये आपको मंदिरों के नाम दिए हुए हैं कि विसार स्टाइल में कौन कौन से मंदिर बनाए गए हैं। तो आप चाहें तो अपनी कॉपी में अपने लिए, अब फेयर या रफ की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने लिए मंदिर का नाम, यानी नागर स्टाइल, फिर उसके नीचे द्रविड़ स्टाइल, फिर उसके नीचे वेसार स्टाइल लिखिए, हेडिंग डालिए, और फिर दो दो या तीन तीन नाम हर टाइप के मंदिर के, हर स्टाइल के मंदिर के लिख लीजिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब सवाल ये है कि आमतौर पे ये जो था, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताया गया है कि विसार स्टाइल में क्या क्या चीजें होती थी। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज बता दी है उन्होंने कि एक खास बात ये थी कि बेसमेंट जो बना हुआ होता था, यानी जो चबूतरा बना हुआ होता था, उस चबूतरे का शेप, चबूतरा समझ गए आप, जो प्लेट, जो हाइट पे चबूतरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पे हाइट पे बने हुए हैं, तो ये जो है चबूतरा कहलाएगा, समझे। तो जो चबूतरा बना हुआ होता था वो आमतौर पे स्टार शेप में बना हुआ होता था। बस ये इन मंदिरों में अलग बात है जो आपको बताई गई है। बाकी तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊंगा आपको तो शायद रात हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझते समझते बहुत समय लग जाएगा। अच्छा, अब सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, या आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर एक बात बताइए, इसके अलावा, अच्छा चलिए इन रीजन्स को देख लेते हैं।
पेरिफेरल रीजन्स कहा जाता है जो साइड में आते थे रीजन्स, जो कि सेंटर में नहीं थे। जैसे बंगाल, बंगाल इंडिया के सेंटर में नहीं है, साइड में है। जैसे कश्मीर जो कि बिल्कुल ही ऊपर हो गया, या केरला जो बिल्कुल नीचे की तरफ हो गया। तो केरला, कश्मीर और बंगाल ने अपने अलग स्टाइल अपनाए थे, ठीक है। उनके अपने अलग स्टाइल थे, उनके अपने अलग नाम थे, जो आपके चैप्टर का या आपके डिस्कशन का या आपके क्लास के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो बंगाल, कश्मीर और केरला के स्ट्रक्चर्स के बारे में जब आप क्लास 11th में हिस्ट्री लेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा कि इन रीजन्स में किस किस तरीके के मंदिरों का या बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। अब आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि सर इसके अंदर डिफरेंसेस क्यों हैं, नागर स्टाइल में और द्रविडन स्टाइल में फर्क क्यों है? तो फर्क इस वजह से है कि पहली चीज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब वहां पे किस तरीके के एरिया है, पहाड़ हैं कि प्लेन्स हैं, ये चीज। या रॉ मटेरियल, अब पत्थर जो हमें चाहिए किस तरीके का पत्थर है। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिसपे नक्काशी करना मुश्किल होता है, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिसपे डिजाइन बनाना, नक्काशी करना, उनपे एनग्रेविंग करना आसान होता है। ऐसे ही कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनको दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन वो हल्के होते हैं, तो उनको उठा के दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। कुछ पत्थर बहुत भारी होते हैं जिनका इस्तेमाल आप, जिनको हम बड़ी आसानी से लिफ्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ जगहों पर रॉ मटेरियल के तौर पर चूना और मिट्टी वगैरह मिलती थी, जो कि आराम से कंस्ट्रक्शन करवा दिया करती थी, और कुछ जगह पर ऐसा नहीं मिलता था। साथ ही साथ में स्किल्स